जय हिंद स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। डिसीज चल रहा है अपना, ठीक है। डिसीज में बैक्टीरियल डिसीज आपको बता रही थी। बैक्टीरियल डिसीज मैंने कुछ बताई थी आपको। कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज हो गई हैं? टीबी, निमोनिया, हैजा एंड काली खांसी, वूपिंग कफ जिसे बोलते हैं, कॉलरा, है ना। वही हैजा और कॉलरा एक ही चीज है। कल इतना कंप्लीट हो गया था आपका, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे और बैक्टीरियल डिसीज जो है, ये बैक्टीरियल डिसीज ही अभी हम पढ़ रहे हैं। बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज या इन्हीं को जीवाणुओं से होने वाले रोग, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट, उसी के आगे आप देखना, नेक्स्ट डिसीज है आपका टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। एक आपने सुना है ये टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड आपका जो होता है ये किस पैथोजन के कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। क्या बोलते हैं इसको? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है ये आपका करता है टाइफाइड, ठीक है ना। टाइफाइड में होता क्या है? टाइफाइड में क्या क्या होता है? टाइफाइड में आपका सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बना रहता है। ये टेम्परेचर आपका जैसे बहुत ना बहुत अधिक हम इसे फीवर कह सकते हैं और ना बहुत इसे हम नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है ना। ये 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 40 डिग्री सेल्सियस आपका इतना टेम्परेचर हमेशा बना रहता है टाइफाइड होने पर, ठीक है। ये हमेशा आपका हल्का हल्का फीवर आपका हमेशा बना रहता है। ये साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये करता क्या है? यदि साल्मोनेला टाइफी के तुरंत में लक्षण पहचान लिए जाए, टेस्ट करवा लिया जाए और आपका साल्मोनेला टाइफी निकलता है और इसका ट्रीटमेंट मिल जाए तब तो ठीक है। यदि आपका 15-20 दिन, महीनों इस तरह आपका टाइफाइड आपका लग गया, इतना टाइम इतने में ये बैक्टीरिया रहा आया हमारे अंदर, तो ये हमारे जो इंटेस्टाइन होती है, हमारा जो पेट है, पेट में जो इंटेस्टाइन है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, वहां पर घाव कर देता है, ठीक है। ये ब्लड सक करता है तो वहां पर भी कुछ छेद कर देता है, इंटेस्टाइन को पोरेट कर देता है, बोले तो वहां पर छिद्रित होल बना देता है, जिससे आपका ब्लड तक बाहर आने लगता है। तो जो अल्सर वगैरह हो जाता है ना, कि कहते हैं ना पेट में अल्सर, तो बड़े बड़े अल्सर देखने को मिलते हैं। समझ में है ना। पेट, आंतों में जो छाले हो जाते हैं तो आंतों में छाले तक आपका ये टाइफाइड कर देता है, यदि आपका लंबे समय तक ये रुक गया, ठीक है, जो कि काफी डेंजरस हो जाता है। फिर ये अल्सर वगैरह बीमारी जो होती है ये जल्दी ठीक नहीं होती है फिर। समझ में आए ना। तो इस तरह से इसके लक्षण जो रहेंगे, एक तो ये है कि इसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर आपका इतना हमेशा रहेगा, ठीक है। दूसरा है कि इसमें जो आपकी आंत होती हैं या इंटेस्टाइन जो होती हैं, आंत में आपके क्या होने लगते हैं? छेद होने लगते हैं, छिद्रित करने लगता है, जिसकी वजह से अल्सर 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 जैसी बीमारी, अल्सर जैसी बीमारी क्या हो जाती है? देखने को मिलती है। अल्सर जैसी बीमारी देखने को मिलती है। ब्लड तक आपका सीक्रेट होने लगता है, ब्लड तक आने लगता है इससे। समझ में आया ना। तो ये है आपका क्या? टाइफाइड। तो ये साल्मोनेला टाइफी भी काफी डेंजरस है और साल्मोनेला टाइफी आपका हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं जाता है, इसका ट्रीटमेंट महीनों तक चलता है आपका, ठीक है। इसमें टोटल क्या होता है? भूख लगना बंद हो जाता है, भूख बिल्कुल लगेगी नहीं इसमें, ठीक है। सबसे पहले भूख आपकी क्या होती है? बंद हो जाती है। इसमें परहेज भी किए जाते हैं कि इसमें आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हल्का खाना है, ठीक है। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट दे करके इस साल्मोनेला टाइफी को आपका रोका जाता है और इस रोग को हटाया जाता है। समझ में आए ना। नेक्स्ट देखना, साल्मोनेला टाइफी के बाद नेक्स्ट है आपका टिटनेस होता है। क्या होता है? टिटनेस। तो ये देखिए टिटनेस क्या होता है, ये है आपका टिटनेस। टिटनस, टिटनस लिखते हैं, टिटनेस। ये आपका किसके द्वारा होता है? टिटनेस, टिटनेस किसके द्वारा होता है?
लोहे तो ठीक है कि लोहा ओहा जो आपका जंग भरी चीज यदि कभी लग जाती है तो टिटनेस क्यों हो जाता है? टिटनेस का सबसे पहले हम इंजेक्शन लगाते हैं 24 घंटे के अंदर। कहीं यदि कुछ चोट वोट लग गई है तो टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ये टिटनेस फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत जल्दी इंफेक्शन करता है। तो टिटनेस किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लोस्ट्रीडियम 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 टेटेनी। हमेशा जो सेकंड वर्ड लिखा जाता है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट लेटर कैपिटल से, क्योंकि फर्स्ट लेटर जीनस नेम होता है और सेकंड नेम आपका क्या होता है? स्पीसीज नेम होता है। ये क्लासिफिकेशन में नॉमेनक्लेचर जब किया जाता है, नामकरण किया जाता है, तो वहां कैरोलस लीनियस ने बताया है कि सही नाम लिखने का क्या फंडा होता है। फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल, जो कि हमारी किसको? जीनस को प्रेजेंट करता है, जाति को प्रेजेंट करता है, और दूसरा हमारा वंश को प्रेजेंट करता है जिसे हम स्पीसीज बोलते हैं। तो स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी आपका करता है टिटनेस रोग। क्या करता है? टिटनेस। टिटनेस जब होता है तो बॉडी में कौन सी लक्षण देखने को मिलते हैं? टिटनेस जब होता है तो कैसे हमें समझ में आ जाता है कि टिटनेस है? ऊपर से देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि इसको टिटनेस हो गया? टिटनेस के स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? टिटनेस के फीवर, हाँ ठीक है, फीवर बनेगा। और टिटनेस में सबसे पहले क्या होने लगती है? ऐठन, ऐठन, मरोड़ आपके यहाँ सबसे पहले। वो जबड़े आपके बंद होते हैं, लॉक आपके हो जाते हैं जा। ये जबड़ा मुंह जो होता है ना, ऐसा आपका मुंह बंद हो जाता है, तो लॉक जा, जबड़े बंद हो जाते हैं। अकड़न, ऐठन देखने को मिलती है, बॉडी में अकड़न आपको देखने को मिले तो आप वहां पर टिटनेस का अनुमान लगा सकते हो। समझ में आया ना? तो ये आपके लॉक जा हम लिखेंगे, ये आपके लॉक जा बोले तो जबड़े आपके बंद हो जाते हैं। दती, दती बोलते हैं ना, दती बंध गई, तो लॉक जा हो जाते हैं। एंड आपकी कैसी हो जाती है? ये आपकी ऐठन, जिसे हम क्या बोलते हैं? मरोड़ टाइप में, तो ये आपका ऐठन, ऐठन हो जाती है बॉडी में। ये बॉडी में आपकी ऐठन देखने को मिलती है, अकड़न देखने को मिलती है। समझ में है ना? बाकी फीवर वगैरह तो आपका रहेगा ही, सिर दर्द आपका, ये सब बाकी नॉर्मल कैरेक्टर आपके ये बने ही रहेंगे। समझ में है ना? तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ये आपका बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा, ये सब आपके ये नॉर्मल कैरेक्टर हैं, तो ये तो रहेंगे। लेकिन मेन है कि लॉक जा हो जाए आपका, और आपका क्या हो जाए? अकड़न टाइप में, यदि मसल्स में, बॉडी में आपका ये आने लगे। और खासकर ये ऐठन कहाँ आती है? टिटनेस में बोलते हैं सबसे अधिक जल्दी मृत्यु हो जाती है। यदि टिटनेस हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है। कैसे मर जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो ये ऐठन मरोड़ आती है वो आपकी बॉडी को ऐसे बेंड करती हुई ऐसे आती है, तो सबसे पहले ये हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका ऐसे मरोड़ जाता है। समझ में है ना? तो यदि ये लैरिंग्स पोर्शन जहां से आपकी एयर आपकी आ रही है और ट्रेकिया से ब्रोंका से आपका पहुंच रहा है, तो यदि आपकी ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो प्रॉपर ऑक्सीजन कैसे जा पाएगी? सीधी नहीं जा पाएगी ना। और विदाउट ऑक्सीजन के आपका बॉडी में यदि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे लंग्स में और ब्लड में यदि नहीं पहुंची तो वहीं तो सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु होना है। ठीक है? तो ये जो गले की जो श्वसन, आपका श्वसन तंत्र है, यहाँ की पेशियां आपकी क्या होती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से तुरंत आपकी मृत्यु देखने को मिलती है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखना। डिप्थीरिया, एक होता है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? डिप्थीरिया देखना आगे, ये हम बैक्टीरिया डिसीज में ही चल रहे हैं, तो नेक्स्ट आपका रहेगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किसके कारण होता है? हाँ, ये आपका कौन सी बैक्टीरिया? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या बोलते हैं?
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी, डिप्थेरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के थ्रू होता है आपका डिप्थीरिया रोग। और डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया नेम हो जाएगा। और डिप्थीरिया में आपके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? डिप्थीरिया में बताइए, डिप्थीरिया में क्या होता है? डिप्थीरिया, डिप्थीरी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आपका रहेगा, सर्दी खांसी बुखार ये आपका नॉर्मल बना रहेगा, सिर दर्द आपके, ये सब आपके डिप्थीरिया के लक्षण होते हैं। समझ में है ना? क्या है? लंग्स, जब आपका सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण आएंगे तो वहां तो कोल्ड आपकी जमा ही होनी है ना, तो आपका एकदम से ऐसे नहीं भरता है कि बहुत ज्यादा पानी, लेकिन धीरे धीरे वो कोल्ड जमा होकर के आपकी निमोनिया जैसे लक्षण आपकी दिखाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले इफेक्टेड करती है। तो इसमें सबसे पहले आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र कैसे प्रभावित? कि ठंड जमा होती है वहां पर। क्या होती है? ठंड जमा होने की वजह से वहां पर आपका क्या होता है? सांस लेने में एक प्रॉब्लम होगी, सांस फूलेगी और धीरे धीरे यही आपका यदि बढ़ता रहा, आपका यही लिक्विड आपका बढ़ता रहा तो ये डिप्थीरिया आगे चल करके पूरा निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। समझ में है ना? तो ये आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है? श्वसन तंत्र, बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र प्रभावित होगा तो क्या होगा? सर्दी खांसी, सर्दी खांसी बुखार, बुखार ये लक्षण आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है? बहुत अधिक सर्दी जमा होने पर ये आपका किसमें? निमोनिया तक का रूप ले लेती है। निमोनिया का, निमोनिया तक हो सकता है, निमोनिया तक हो सकता है। ये अभी पहले नॉर्मल सर्दी रहेगी, जैसे जैसे कोल्ड आपकी और अधिक आपकी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, तो ये आपका लिक्विड तक आपका बढ़ सकता है। ये लिक्विड फिर आपका निकाला जाता है, आपका या तो मेडिसिन के द्वारा सुखाया जाता है या फिर उसको आपका इंजेक्शन के थ्रू सक करके उस लिक्विड को, पानी को बाहर भी निकाला जाता है। ये पानी आपका कैसे बढ़ता है? ml से आपका लेकर के 1-2 ml से लेकर के आपका 500-1 लीटर तक आपका ये लिक्विड आपका बढ़ जाता है। समझ में है ना? तो ये निमोनिया जब अधिक हो जाता है तब इसके बढ़ने की चांसेस आपकी लिक्विड की ज्यादा होती है। समझ में है ना? तो इस तरह से आपका डिप्थीरिया हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लेप्रोसी। एक डिसीज होती है लेप्रोसी। क्या होती है? लेप्रोसी। लेप्रोसी आपका रहेगा लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है आपकी? लेप्रोसी जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग। ये है कुष्ठ रोग, हिंदी में बोलते हैं इसे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग तो ये किसके द्वारा होता है? लेप्रोसी, लेप्री के कारण, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। ये है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम ये स्मॉल एल रहेगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण आपका लेप्रोसी होता है। और लेप्रोसी में यदि हम देखते हैं तो लेप्रोसी में जो हमें इफेक्ट दिखेंगे, बॉडी में इफेक्ट देंगे तो कैसे दिखते हैं? आपको व्हाइट आपके दाग तो दिखते ही हैं, ठीक है ना? लेकिन जब इसके भयानकता को देखा जाता है, जब ये बहुत अधिक लंबे समय तक हो जाता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी बहुत अधिक हो जाता है, तब आप देखना कि आपके बॉडी ऑर्गन जो होते हैं वो गलने लगते हैं, गल करके वो गिरने लगते हैं। व्हाइटनेस तो आएगा ही, ईचिंग वगैरह भी काफी होगी और कभी कभी ऑर्गन इतने, जब ये बहुत अधिक हो जाता है, अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो ऑर्गन गल करके गिरने भी लगते हैं। इससे समझ में आया ना? इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी, ये MTP ये आपका कहलाता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ये मल्टी और ड्रग और ये आपका थेरेपी या कि ट्रीटमेंट भी हम बोल सकते हैं। M मल्टी ड्रग थेरेपी या ट्रीटमेंट भी लिखा जा सकता है इसको। ये मतलब इसका कई तरह से उपचार किया जाता है लेप्रोसी का।
समझ में आया ना, क्लियर है। तो ये होता है, इसके लक्षण आपके लिखेंगे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री में कि त्वचा का सफेद पड़ना, त्वचा का सफेद, और ये सफेद आपकी ऐसी नहीं होगी कि एकदम से पूरी बॉडी सफेद हो जाए, बीच बीच में स्पॉट स्पॉट से आपके दिखेंगे, समझ में ना, स्किन में कहीं कहीं पर आपके दिखेंगे, एकदम से पूरी बॉडी सफेद नहीं होगी। पूरी बॉडी तो सफेद होती है एल्बिनिज्म, जो कि आपकी जेनेटिकल डिसऑर्डर में मैंने बताई है, ठीक है। तो ये इसमें त्वचा में आपकी क्या बनने लगते हैं, त्वचा का सफेद होना, त्वचा का सफेद होना, चकत्ते जैसे इसमें दिखाई देंगे बीच बीच में। और कभी कभी आपके ऑर्गन जो अंग होते हैं वो गल करके क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, गल करके गिरने लगते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कितनी डिसीज हो गई, आपकी ये हो गई आपकी 4-5 आपकी डिसीज हो गई। कल भी आपकी बताई थी कुछ मैंने बैक्टीरिया डिसीज, ठीक है, कितनी हो गई हैं। प्लेग हो गया था ना, यार्सीनिया पेस्ट्रिस, और देखो कोई छूटा तो नहीं है, कितनी हो गई है टोटल, 9 हो गई हैं। चलिए ठीक है, इसमें आप एक और देख लेना एक चीज, एक आपका ये आता है, पूछा जाता है डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन क्या है आपकी, ये डीपीटी वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन जो आपका डीपीटी वैक्सीनेशन जो दिया जाता है, तो यहाँ पर ये 3 रोगों को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत आपकी हुई है 1940 से। कब, 1940, सेशन 1940 से आपका डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी 3 रोगों को इकट्ठा रोक देता है, एक तो डी से डिप्थेरिया, पी से पर्टुएसिस जिसे हम काली खांसी बोलते हैं, कुकर खांसी, और टी फॉर टिटनेस, क्या बोलते हैं, टी फॉर टिटनेस। तो डीपीटी का टीका जो आपका बच्चा होता है 7 साल के अंदर तक आपके ये इसकी खुराक दे दी जाती है, समझ में है ना। तो ये डीपीटी का आपका टीका होता है। डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुएसिस, ठीक है ना, वूपिंग कफ में हमने बताया था ना पर्टुएसिस, और आपका टिटनेस। तो डीपीटी का टीका, और इसे 7 साल की एज के अंदर तक दे देना चाहिए, यदि बाद में दोगे तो फिर आपका ये असर हो सकता है नहीं करे, समझ में आया। तो ये आपके टीके के लगने के अलग अलग आपकी एज आपकी बताई गई है, समझ में आया। ये हो गया यहाँ पर आपका कौन सा, डीपीटी का टीका, समझ में आया ना। बीसीजी का तो पता ही है आपको, ये बीसीजी का टीका मैंने किसमें बताया है आपका, किसमें देते हैं बीसीजी का टीका, कल बताया बीसीजी का टीका मैंने। बीसीजी का फुल नेम क्या है यहाँ पर, बीसीजी क्या है हा? नहीं पता, बीसीजी का टीका टीबी में देते हैं ना, टीबी, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बीसीजी का टीका किसमें देते हैं, या टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो टीबी के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का मतलब क्या है, फुल नेम क्या है बीसीजी का, यहाँ पर बी फॉर बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं रोड शेप, ये बैसिलस, बी फॉर बैसिलस, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बताया था जो दूध में पाया जाता है, तो ये बैसिलस। सी फॉर आपका क्या होता है, सी फॉर ये तो ग्यूनिन करके है, ये कंप्लीट करके देखना, थोड़ी सर्च करो सही क्या है, कैलमेट है, ठीक है, बैसिलस कैलमेट, ये लिखेंगे हम बैसिलस कैलमेट, बैसिलस कैलमेट, और ग्वानिन करके, या ग्यूनिन या ग्वानिन करके होगा आपका, समझ में आया ना। तो ये हो गया आपका ग्वानिन, आपका एक नाइट्रोजनस बेस भी होता है ना, पढ़ा है ना आपको, पढ़ा है ना, ग्यूनिन है ग्वानिन है, ग्यूनिन, तो ये आपका ग्यूनिन लिख लोगे, ग्यूनिन, ये आपका बैसिलस कैलमेट ग्यूनिन, ये इसका फुल नेम है। ऐसे यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हो बैसिलस कैलमेट ग्यूनिन आपका कहलाता है ये, और ये दिया जाता है टीबी के ट्रीटमेंट में, समझ में है ना। टीबी के ट्रीटमेंट में एक मैंने आपका टेस्ट बताया था डॉट्स करके, इसके अलावा एक तो डॉट्स क्या होते हैं, ऊपरी रूप से, बाहरी रूप से कैरेक्टर देख करके हम उसे टीबी के ट्रीटमेंट के पास, टीबी का ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर डॉक्टर वास्तविक टीबी का निरीक्षण किस टेस्ट के द्वारा करता है,
कौन सा टेस्ट करता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये टीबी है कि ब्रोंकाइटिस है कि निमोनिया है कि क्या है? मॉन्टॉक्स टेस्ट कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? टीबी के लिए जो टीबी का निरीक्षण किया जाता है, तो एक तो बाहरी निरीक्षण, बाहरी रूप से हम अनुमान लगा सकते हैं डॉट्स के द्वारा, एक वो भी मैंने बताया था डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट, ठीक है ना। तो वो लक्षण देख करके हम टीबी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर टीबी वाला डॉक्टर कैसे कंफर्म करता है? तो ये आपका होता है मेंटॉक्स टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट। ये टेस्ट आपका किया जाता है जिससे कंफर्म होता है कि टीबी है या नहीं है। आपका डिप्लोकोकस, आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है कि डिप्लोकोकस आपका निमोनी है, ठीक है। यदि डिप्लोकोकस निमोनी है तो टीबी नहीं है, और यदि माइक्रोबैक्टीरियम आपका ट्यूबरकुलोसिस है तो आपका इसमें, इस टेस्ट में आपका आ जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि वो आपका क्या है, टीबी है। समझ में आया? क्लियर है? आगे चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे आपका वायरल डिसीज। ये अभी बैक्टीरिया से थी, बैक्टीरिया से और भी अभी और डिसीज हो सकती हैं, लेकिन मेन ये डिसीज है जिनमें से आपको पढ़ना, इनमें से काफी पूछी जाती हैं। इसके अलावा और भी आपकी बैक्टीरियल डिसीज हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लिखेंगे वायरल डिसीज, आगे हम लिखेंगे वायरस, वायरस से होने वाली डिसीज, विषाणु जनित रोग, ये लिखिए हम वायरल डिसीज, वायरल डिसीज, वायरल डिसीज, ठीक है। वायरल मतलब वायरस, वायरल या कि वायरस, वायरस, वायरस को हिंदी में हम बोलते हैं विषाणु, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होंगे ये देखना, विषाणुओं से, वायरस से आपके कौन कौन से रोग होते हैं। फर्स्ट लिखेंगे कौन सा है विषाणु जनित रोग, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। ये जैसे आपका डिसीज है, फर्स्ट डिसीज है, आप लिखोगे जैसे हम और प्रीवियस से हम पढ़े, अभी तो जो प्रेजेंट टाइम में वायरस के रोग हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा और आपने सबसे पहले सुना होगा पोलियो, पोलियो नाम सुना है ना, पोलियो, पोलियो डिसीज है आपका, पोलियो, पोलियो आपका रोग जो होता है, क्या होता है, हाँ पोलियो, पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, ठीक है। वो भी आपकी पोलियो ड्रॉप देने से पहले आपका ये दवाई नहीं चली थी, पहले बहुत अधिक अपंगता, ये पोलियो वायरस जो था इतनी जल्दी इन्फेक्शन करता था कि आपका जो जिस भी पार्ट में आपका यदि पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वो पार्ट आपका अपंग हो जाता था, विकलांगता, पहले आपकी विकलांगता बहुत अधिक फैली हुई थी। जब ये पोलियो वायरस, पोलियो क्या है, पोलियो रोग पोलियो वायरस के कारण ही पड़ा है। इसका नाम पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस, किससे, पोलियो वायरस नाम देते हैं। जैसे आपका कोरोना, कोरोना वायरस से होता है, तो इस तरह से आपका पोलियो वायरस ने जब इन्फेक्शन किया तो लक्षण आपके क्या देखने को मिले, विकलांगता, हैंडीकैप, ठीक है, सीधे आपकी विकलांगता, आपकी बहुत अधिक विकलांगता देखी गई, विकलांगता, ये आपका विकलांगता बोले तो हैंडीकैप्ट आपका जिस भी उसमें हुआ तो आपके हैंडीकैप्ट हो जाते थे लोग या बच्चे जो भी हैं, तो विकलांगता देखने को मिली। इस पोलियो को दूर करने के लिए आपका हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, उसके थ्रू आपके क्या बनाई गई, आपकी ये वैक्सीन बनाई गई, वैक्सीन बोले तो ड्रॉप के रूप में, उसे दवाई जो ड्रॉप पिलाई जाती हैं, तो वो इस तरह से मेडिसिन बनाई गई और बच्चों को ये पोलियो की जो खुराक होती है वो आपकी दी जाने लगी, ठीक है ना। और ये कब तक देते हैं हम पोलियो की खुराक, 5 साल तक तो देते ही देते हैं, ठीक है ना, कोई कोई तो 6 साल तक पिलाता रहता है, समझ में आया ना। तो ये बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं, और भी शुरुआती अवस्था से ही इसको पिलाते हैं, ठीक है ना। पोलियो की ड्रॉप जो देते हैं वो आपके महीनों में जब बच्चे होते हैं तो आपके महीनों से आपके देने लगते हैं, और कब तक देने लगते हैं, आपके 5 साल तक देने लगते हैं। ये खुराक देने से हमारी इंडिया में काफी अधिक रिमूव ही हो गया है टोटल, अब आपके पोलियो के केसेस देखने को नहीं मिलते, ना कहिए एक आध दो आपके ऐसे कहीं आपका मिल जाए, अदरवाइज आपका पोलियो हमारे देश से आपका विलुप्त सा हो गया है। समझ में आया ना। यदि ये दवाइयां नहीं बनाई जाती तो आज पता नहीं पूरा हमारा पब्लिक जो होता, आधी सी पब्लिक आपकी विकलांग देखने को मिलती। समझ में आया ना। यह है कि सर्विस जल्दी मिल जाती, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपन
दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा। क्या होता है आपका एक इन्फ्लुएंजा, 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 ये भी आपका रोग होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपका किससे होता है? आर्थोवायरस। किससे होता है? आर्थोवायरस से, आर्थोवायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या कहलाता है? सर्दी खांसी जैसे इसमें भी लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे अपना नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है ना, वैसे ही इसमें भी आपका सर्दी खांसी जैसे आपके लक्षण, फीवर जैसे लक्षण आपके ये देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल सर्दी जुकाम, आपका सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब आपके कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। समझ में आया ना? ये हो गया आपका क्या? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, ये वायरस है, ये वायरस से आपके हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल है कि कौन सी बीमारी आपकी वायरस है। तो ये वायरस में हम पढ़ा रहे हैं, वो पीछे हम पढ़ा चुके हैं बैक्टीरिया में। समझ में आया ना? नेक्स्ट देखना आपका आगे आप देखना, ये दो बता दी मैंने आपकी वायरस से, और देखना आप वायरस से एक आपने नाम सुना होगा मीजल्स। क्या होता है? मीजल्स। मीजल्स, मीजल्स क्या होते हैं? मीजल्स, मीजल्स। एक होता है मम्स, मीजल्स, मम्स। एक होते हैं आपके कौन सी डिसीज? एक होता है आपका चिकन पॉक्स। क्या होता है? स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो आपका ये पॉक्स वायरस से होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। अब देखना, अब जो मीजल्स है, मीजल्स किसके द्वारा होता है? मीजल्स होता है पैरामिक्सो वायरस से। किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा आपका पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। और ये भी आपका पैरामिक्सो वायरस से होता है, और ये होता है आपका पॉक्स वायरस से, पॉक्स वायरस। समझ में आया? जो मीजल्स और मम्स हैं, दोनों में अंतर क्या है? मीजल्स और मम्स में अंतर क्या है? तो मीजल्स में देखना कि मीजल्स जो है, इन्हें एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं, मीजल्स वगैरह जो होते हैं इसमें बड़े बड़े दाने आते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग विलेज वगैरह में देखते थे कि बड़ी माता और छोटी माता कहने लगते थे। जब आपके बड़े फफोले आए तो उसे हम बोलने लगते थे बड़ी माता। और बिल्कुल दाने आपके ऐसे जैसे बिल्कुल चमकते हुए, साइनिंग करते हुए, जैसे आपकी घमोरियां नहीं हो जाती छोटी छोटी, उस तरह बिल्कुल बिल्कुल फाइन और साइनिंग करते हुई सफेद सफेद से यदि दाने दिखे तो उसे हम बोलने लगते थे स्मॉल पॉक्स, बोले तो छोटी माता बोलने लगते थे। समझ में है ना? तो मीजल्स जो होते हैं, मीजल्स में जो आपके फफोले पड़ते हैं, जो आपकी ये फफोले, जले जैसे फफोले आपके आते हैं, उनकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी साइज के। हम यहाँ पर लिखेंगे लार्ज साइज, लार्ज साइज, लार्ज साइज के क्या होते हैं? लार्ज साइज के फफोले पड़ते हैं। फफोले जले जैसे, जैसे हम जल जाते हैं तो आपके फफोले की, उसे फोड़ों की पानी निकलने लगे, तो उस तरह से ये ऐसे वैसी नहीं होती है, कहना चाहिए आपके कि जैसे ठोस नहीं होता है, ये फफोले जैसे मीजल्स में देखने को मिलते हैं। समझ में ना? ये मीजल्स का प्रकोप पहले बहुत अधिक था। ये मीजल्स आपका इतना ज्यादा होता था कि ये जब ठीक होता था तो स्किन में ये लंबे समय तक ये अपने निशान छोड़ जाता था। ये काफी आपके वो चेहरे में कभी देखा हो किसी के, तो चेहरे में आपके जब ये दाग वो आपके पड़ जाते हैं, बिल्कुल गड्ढे गड्ढे से उस तरह आपके देखने को मिलते हैं। तो ये मीजल्स आपका काफी खतरनाक था। मीजल्स से आपकी मृत्यु तक देखने को मिलती थी, ठीक है। मीजल्स में ये साइज के, एक तो सबसे पहला कि बड़े फफोले आपके ये पड़ते थे, जले जैसे आपके फफोले पड़ते थे। जब ये फफोले पड़ेंगे तो सिर दर्द और पेन तो रहेगा ही, सिर दर्द रहेगा, ठीक है, और आपका बॉडी पेन रहेगा, या आपका पेन और बॉडी रहेगी, आपकी बॉडी में पेन होगा, और आपका फीवर भी रहेगा। क्या रहेगा? फीवर, वो बोले तो बुखार। ये सब आपके लक्षण देखने को किसमें मिलते हैं? आपके मीजल्स में। क्या
ये वायरस है ना, वायरस आपका संक्रमण चीजों से फैल रहा है, आपका प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा, प्रदूषित खान पान, इससे आपको ये इन्फेक्टुअस था। ये मैंने बताया जितनी भी बैक्टीरिया, वायरस, आपका प्रोटोजोन्स, ये सब डिसीज है, ये इन्फेक्टुअस संक्रामक बीमारियां में हम पढ़ा रहे हैं, ये संक्रामक बीमारियां हैं। तो ये वायरस बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं ये फैलती हैं, किसके, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलती हैं। तो मीजल्स भी आपका फैलने वाला है। जब कभी आपके ये दाने आपके निकलते हैं तो वहां आना जाना बंद कर देते हैं लोग बाग, ठीक है, कहते हैं उधर मत जाइए। पेशेंट को कोई एक ही व्यक्ति टच में उसके रहता है, वो भी, उसको भी काफी सावधानी रख करके ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, बार बार अपना हाथ साफ करिए, ठीक है ना। तो इतनी सावधानियां रखनी चाहिए। और पहले के लोग ज्यादा जानते नहीं थे, तो पहले बस एक दूसरे को, व्यक्ति को छुए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी को दवाई मिली, किसी को नहीं मिली, और प्रॉपर दवाई भी नहीं थी, इसलिए मीजल्स के द्वारा पहले बहुत लोग मरते भी थे। समझ में आ गया। बाद में इसका फिर आपकी ये टीके वगैरह, मीजल्स वगैरह के ये बने हैं और आपके लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अब ये कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन पहले ये बहुत अधिक इसका प्रकोप रहता था। अब तो देखो ये बहुत कम देखने को मिलती है कि आपकी माता निकली कि ये छोटी माता की बड़ी माता, ये कम देखने को मिलता कि नहीं मिलता। और पहले ये बहुत अधिक देखने को मिलता था। आज से हम यदि बात करें 30-40 साल पहले बात करें तो भी आपका ये ज्यादा सुनने को मिलता था, लेकिन अब दैट टाइम में अब आपका कम हो गया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, लेकिन फिर भी सुना तो है, अभी आप लोग भी जानते हो इसके बारे में। समझ में आया ना। चलिए मम्स डिसीज देखते हैं। मम्स जो कि आपका सेम इसी पैरामिक्सो वायरस से होता है। मम्स डिसीज मैंने बताया था कि पैरोटिड ग्लैंड में, आपका ये कान के नीचे जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जब ये आपका पैरामिक्सो वायरस पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्टेड कर देता है तो यहाँ सूजन आ जाती है, यहाँ आपकी सूज जाती है, बात नहीं। और आपका सूजने की वजह से आपका क्या होता है, दर्द होता है, फीवर भी आपका देखने को लक्षण मिलते हैं, और गांठें जैसी आपकी यहाँ पर आपकी पड़ जाती है। पैरोटिड ग्लैंड सूज करके गांठ जैसी आपकी लगने लगती है, जिसमें हम कुछ प्लास्टर जैसे चिपका करके फिर उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। समझ में आया ना। तो ये है आपका क्या, मम्स डिसीज। इसमें पैरोटिड ग्लैंड में इंफेक्शन होता है। इसमें पैरोटिड ग्लैंड जो कि सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, जिससे क्या होगा, दर्द होगा, ग्लैंड में दर्द होगा और आपका बुखार जैसे लक्षण भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मम्स आपका ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है, आपका 2-4 दिन 5 दिन में आपका ठीक हो जाता है। मम्स आपका ज्यादा डेंजरस नहीं है। समझ में आया ना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स पॉक्स वायरस से, किसके द्वारा होता है, पॉक्स, ठीक है। इसे हम चिकन पॉक्स भी बोल सकते हैं, या आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो पॉक्स वायरस की होने की वजह से बॉडी में आपके दाने पड़ते हैं, रेडनेस, आपकी रेडनेस को लेकर के आपके इतने छोटे दाने पड़ते हैं कि जैसे ओस की बूंद, जैसे ओस की बूंदें जब पड़ती हैं तो दूर से चमकने लगती है। घास में यदि ओस की बूंदें पड़ी, ठंडी के समय देखो कि जब ओस पड़ती है तो दूर से आपकी वो घास आपकी शाइनिंग करती हुई दिखाई देती। सेम इसी तरह बॉडी में जब आपका स्मॉल पॉक्स वाला जो ये पॉक्स वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो आप उतनी दूर से भी आपके वो दाने हमें यहाँ पर शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। समझ में है ना। तो बहुत छोटे दाने होते हैं। बॉडी आपकी कैसी हो जाती है, बॉडी रेड हो जाती है, रेडनेस आपकी बॉडी में आ जाती है, एंड ओस की बूंद जैसी, ओस की बूंद जैसी आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ते हैं। इसमें भी फीवर आएगा, इसमें भी आपका क्या होगा, फीवर रहेगा, ठीक है, दर्द रहेगा। और इसका इफेक्ट कितने दिनों तक चलता है आपका, हफ्ते तक, हफ्ते के ज्यादा भी 10 दिन आपका लगता है इसमें, हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगता है। 8-10 दिन के टाइम में ये आपका ठीक भी हो जाता है। समझ में आया ना। तो ये आपका जल्दी ठीक हो जाता है, वहीं पर मीजल्स आपका ज्यादा टाइम ले लेता है। समझ में आया ना। ठीक है, आगे चले हम, लिख लिया इतना, ठीक है। कितने डिसीज हो गई, ये पोलियो और आपका ये हो गया इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स और आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट देखना,
ये आपका एक होता है आपका कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड नॉर्मल सर्दी जुकाम जो हो रहा है हमें, कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस, क्या बोलते हैं हम इसे, राइनो, राइनो वायरस, राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड। ठीक है, प्रदूषित हवा, प्रदूषित खान पान से आपका ये होता है, मोस्टली एरोबिक आपका ये वायरस रहता है हवा से। ठीक है, तो ये आपका कॉमन कोल्ड है। आपको नॉर्मल आपका सर्दी जुकाम, ये आपका सर्दी जुकाम और आपका बुखार, ये 3 से 4 दिन तक इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। 3 से 4 दिन में ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। यदि सर्दी जुकाम हो गया है तो कोशिश करिए कि आप दवाइयां मत लो। दवाई लेने से क्या होता है, जो कोल्ड होता है, ये हम अपनी नॉर्मली बात बता रहे हैं, कोल्ड आपका वो जम जाता है, जल्दी निकलता नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल, इससे सर्दी जुकाम, यदि नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो फिर आप उसमें कोई दवाई मत लो। 2-3-4 दिन में ये ऑटोमेटिक हमारी अंदर की जो एंटीबॉडी होती है वो ही इसको ठीक कर देती है। और बाहर से जब हम फॉरिजन आपकी एंटीबॉडी लेते हैं तो वो उस कोल्ड को निकलने नहीं देती, वो कोल्ड आपका जमा हो जाता है, तो कफ के फॉर्म में वो आपका जमा रहता है और काफी समय तक आपकी खांसी वगैरह को आपका बनाता है और प्रॉपर आपकी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होने नहीं देता। समझ में आया ना? तो ये कभी भी यदि नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो मेरे अकॉर्डिंग आप तो दवाई मत लो। 3-4 दिन थोड़ा सा आप परेशानी सह लो तो आपका पूरी सर्दी जो अंदर की ठंड है वो पूरी बाहर निकल जाती है। समझ में आया ना? बहुत अधिक तकलीफ है यदि, तो फिर वो बात अलग है, लेकिन यदि सह सकते हो तो 3-4 दिन तक हमें सर्दी जुकाम में दवाई नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आप कॉमन कोल्ड हो गया। नेक्स्ट आप देखना, एक होता है आपका क्या, कौन सा वायरस आपका, एक होता है क्या, चिकुनगुनिया होता है। क्या होता है? चिकुनगुनिया, आपने सुना है ना, चिकुनगुनिया, स्वाइन फ्लू, है ना। ये आपका देखना, स्वाइन फ्लू की बात करें हम, यदि स्वाइन फ्लू एक होता है आपका चिकनगुनिया, ये क्या होते हैं, स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण स्वाइन फ्लू? H1 और N1, इसे हम बोलते हैं H1 और N1, H1 और N1 वायरस बोलते हैं, H1 और N1 वायरस, स्वाइन फ्लू। और जो चिकनगुनिया होता है ये किससे होता है, टोगा वायरस, किससे होता है, टोगा वायरस। ठीक है, चिकनगुनिया और आपका स्वाइन फ्लू, ये आपका चिकनगुनिया होता है H1N1 वायरस से और ये होता है आपका टोगा वायरस से। समझ में आया ना? स्वाइन फ्लू में देखें तो स्वाइन फ्लू में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, स्वाइन फ्लू में भी क्या होगा आपका, जोड़ों में दर्द। ठीक है, जोड़ों में दर्द का कहना चाहिए पूरी बॉडी पेन, फीवर, ठीक है, सिर दर्द, यही सब आपके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हम बोलेंगे इसमें ज्वाइंट पेन या बॉडी पेन भी लिख सकते हो आप, ज्वाइंट पेन या बॉडी पेन, फीवर, हेडेक, ठीक है, हेडेक, इस तरह से आपका ये स्वाइन फ्लू में देखने को मिलता है। चिकनगुनिया में भी आपके लगभग आपके यही कैरेक्टर रहते हैं। समझ में है ना? सिर दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब आपके चिकनगुनिया में भी आपके ये लक्षण आपके देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखेंगे एक आपका रेबीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेबीज डिसीज, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, फोबिया क्या कहलाता है, फोबिया एक तरह से डरना, किसी भी चीज से डरना, तो फोबिया कई तरह के होते हैं। ठीक है, यहां मैं आपको बता रही हूं हाइड्रोफोबिया, जिसे हम रेबीज या स्ट्रीट वायरस डिसीज बोलते हैं, स्ट्रीट वायरस डिसीज। ठीक है, देखना ये है आपका रेबीज या हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब पानी से, और फोबिया मतलब डरना। ठीक है, मतलब जब हम पानी से डरने लगते हैं, तो कब हम पानी से डरने लगते हैं, जब हमारे अंदर एक स्पेशल वायरस आता है। और कौन सा वायरस आता है, अरबो वायरस। कौन सा वायरस,
अरबो। तो देखना आपका रेबीज होता है आपका अरबो वायरस। यहां हम लिखेंगे इसका कारण, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना आप। ये रेबीज होता है आपका अरबो वायरस से, अरबो वायरस, अरबो वायरस। यदि ये वायरस ना लिखा रहे और इस वायरस का कैरियर लिखा रहे, जैसे आपका वायरस, ये अरबो वायरस कहां से आता है, कहते हैं ना रेबीज किससे होता है, और ये आपका वायरस नाम ना लिखा रहे, तो आप दूसरा ऑप्शन क्या बताओगे कि किससे होता है रेबीज? चूहे के काटने से। लियो, कुत्ते के काटने से होता, चूहे के काटने से प्लेग बताया था मैंने कल, प्लेग नहीं बताया था। हाँ, आपका जो आपके क्या होते हैं, आपके कार्निवोरस, जो आपके कार्निवोरस नहीं बोले हम, कार्निवोरस में कुछ कुछ तो है, जैसे आपका मंकीज को हम कार्निवोरस ज्यादा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें आपका कुत्ता, बिल्ली, बंदर, या कि अदर आपके जैसे लॉयन आपके हो गए, टाइगर हो गए, वो तो सीधे खा ही लेगा, काटेगा कहे को, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई अदर और आपके जो जंगली जानवर होते हैं, किसे अपने नेल्स से हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनकी लार में क्या होता है, इनकी लार में आपका अरबो वायरस रहता है। क्या रहता है? जो आपके ये जानवर हैं, जब ये काटते हैं, हमें बाइट करते हैं, तो इनकी सैलाइवा में आपका प्रेजेंट होता है ये अरबो वायरस। और ये अरबो वायरस जो है, ये इन्फेक्शन कर जाता है हमारे ब्लड में, और सबसे पहले ये इफेक्टेड करता है हमारे किसके, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, ठीक है। तो मानसिक बीमारी सबसे पहले लाता है, ठीक है ना। इससे आपका मृत्यु तक होती है, और जल्दी मृत्यु हो जाती है यदि आपका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिला तो, ठीक है। पागलपन ला देता है, सबसे पहले वो इफेक्टेड करेगा हमारे नर्वस सिस्टम को, तो पागल, जैसे कुत्ते पागल नहीं हो जाते, वैसे व्यक्ति में आ जाता है। बहुत डेंजरस बीमारी है, सही बोल रहे हैं, हंसो मत। यदि कभी कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर यदि काट दे, तो उसे आपको टाइम नहीं लगाना, 24 घंटे के अंदर तुरंत सबसे पहले तो टिटनेस आपका लगेगा, उसके बाद 5 डोज लगती हैं इसके, इंजेक्शन भी इसके 4-4, 5-500 के पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके 5 डोज आपकी दी जाती हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, और वो इंजेक्शन लेना जरूरी है, ऐसा नहीं। पालतू हो चाहे कोई हो, यदि उसको, कुत्ते को यदि इंजेक्शन लगा है, ठीक है ना, तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से हमें कंसल्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। यदि कुत्ता, बिल्ली, बंदर कोई काटता है, तो आप उसे, कोई भी जानवर यदि काटता है, तो आप सीधे उसे नॉर्मल मत लो। यदि खून आपका बाहर निकला है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी लोग बाग नॉर्मल समझ लेते हैं, और आप देखना कि 10-15 दिन में उसके लक्षण दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कि कुत्ते जैसे आवाज आने लगती है व्यक्तियों की, कुत्ते जैसे भौंकते, उसके पास फिर डॉक्टर तक नहीं जाता है, एडमिट तक नहीं करते हैं उसको फिर, क्योंकि उससे डर रहता है, क्योंकि उसने यदि थोड़ी बहुत यदि कर दिया, कहीं खरोच मार दी, कहीं उसका खून हमारे उससे टच हो गया, तो हमें भी हो जाना है। ऐसा केस अपने भोपाल में आपका हुआ था, एक लेडीज को काटा हुआ था उनका कुत्ता, और ध्यान नहीं दिया था उन्होंने, और ब्लड आ गया था, उन्होंने अपने घर में भी, वो बैंक में थी आपकी लेडीज थी, अभी ये 1-2 साल की बात है, तो महीने, मतलब 20-25 दिन, महीने समथिंग हो रहा था। इसके बाद उनके सिम्टम्स आए हैं, आवाज कुत्तों जैसे आने लगी थी, ठीक है, पागलपन जैसे आने लगी थी, और उनके पास, उनको कोई भी डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहा था। फाइनली 4-5 दिन मतलब जोर जबरदस्ती करके लगाया गया, क्योंकि घर में भी नहीं रख सकते थे उनको, तो उनको अलग एक चैम्बर में वहां पर भर्ती कर दिया गया, और 4-5 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। 30-35 साल की लेडी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी, उसने इतनी बड़ी गलती की, ठीक है। तो कभी भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, तुरंत यदि किसी के काटने से ब्लड यदि बाहर आ गया है, तो डॉक्टर से कंसल्ट हमें तुरंत लेना चाहिए, ठीक है। तो ये रेबीज खतरनाक है, और इसका सबसे लक्षण क्या होता है, पहला लक्षण क्या होता है, यदि आपका रेबीज में आपका ये अरबो वायरस यदि इन्फेक्शन कर गया हमारे ब्लड में, तो सबसे पहले होता है कि डर लगता है हमें, पानी से डरने लगता है वो व्यक्ति, ठीक है, पानी से डरने लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। और फिर धीरे धीरे जैसे इसका विकराल रूप होता जाएगा, तो पूरा आपका नर्वस सिस्टम को फेल कर देगा, पागलपन के लक्षण आ जाएंगे उसमें। क्या आ जाएंगे? पागलपन के लक्षण, पागल हो जाएगा वो,
ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, ये आपका करता है क्या, मेंटल डिसऑर्डर कर देता है, मेंटल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर पागलपन कहलाता है। इससे क्या होता है, अधिकतर मृत्यु देखने को मिलती है, अधिकतर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है यदि ट्रीटमेंट नहीं लिया तो, और यदि ट्रीटमेंट ले लिया तो बच सकते हो। समझ में आया ना, और जल से डरने लगता है। हो गया। डेंगू है, हाँ डेंगू हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखना, इसे हम क्या बोलते हैं, रेबीज को अभी मैंने बताया है, एक मिनट, इसे रेब्डो वायरस बोलेंगे, अरबो वायरस नहीं बोलेंगे, रेब्डो वायरस बोलेंगे यार, ठीक है ना। इसे देखना, अरबो वायरस नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, रेब्डो वायरस बोलेंगे। ये है आपका रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस लिखिए इसे, रेबीज को रेब्डो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेब्डो वायरस, ठीक है। और इसे और क्या बोल सकते हैं इस बीमारी को, स्ट्रीट, स्ट्रीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुत्ते बिल्ली सब ये क्या होते हैं, रोडों में देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रीट वायरस डिसीज, क्या बोलते हैं, स्ट्रीट वायरस डिसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। लिख सकते हो आप, स्ट्रीट वायरस डिसीज क्या है, तो स्ट्रीट वायरस डिसीज हाइड्रोफोबिया ही है, रेबीज ही है। समझ में आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं, वो जो डेंगू होता है, डेंगू होता है आपका अरबो वायरस से, ठीक है। डेंगू लिखेंगे हम। नेक्स्ट देखो, ये आपका डेंगू, ये है आपका डेंगू, डेंगू, डेंगू देखिए ये भी खतरनाक है। डेंगू, डेंगू भी ज्यादा टाइम नहीं देता, 5-6 दिन देता है डेंगू, ठीक है। डेंगू जो होता है, डेंगू का जो वायरस है वो है आपका अरबो वायरस, अरबो, यहां लिखेंगे हम अरबो वायरस। ये हो गया अरबो वायरस। और इसमें ये अरबो वायरस किससे फैलता है, यदि हम बोले अरबो वायरस आता कहां से, मच्छर से, ठीक है। जो आपका किस, कौन से आपका किस मच्छर से, एडीज मच्छर तो है, एडीज एजिप्टाई बोलते हैं, एडीज एजिप्टाई, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एडीज एजिप्टाई, एडीज, एडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई, ये आपका एडीज एजिप्टाई आपका कहलाता है। इस मच्छर की लार में, जब ये मच्छर एडीज मच्छर आपका काटता है, एडीज एजिप्टाई काटता है, तो इसकी लार में होता है अरबो वायरस, और ये अरबो वायरस हमारे ब्लड में क्या होता है, पहुंच जाता है। जब ये पहुंचता है तो काफी हाई फीवर, बहुत अधिक तेज बुखार, 107 डिग्री से ऊपर तक आपका पहुंच जाता है, ठीक है ना। तेज फीवर आता है इसमें, क्या आता है, तेज फीवर, तेज फीवर आपका आता है। इसमें सबसे अधिक आपका इम्यून सिस्टम आपका गिरेगा, ये इतना तेज फीवर रहता है कि इम्यूनिटी पावर आपका क्या होता है, डाउन हो जाता है। और जब इम्यूनिटी पावर डाउन होता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स हमारी जो होती हैं ब्लड की, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। इसमें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो हमारी 1.5 लाख से 3.5 लाख 4 लाख तक बताई हैं, वो प्लेटलेट्स गिर करके आपके 1000 में आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं, 1000 में। जैसे आपकी आ गई 80,000, कितनी हो गई आपकी, 80,000, ठीक है, 70,000। और यदि 40,000 यदि आने पाई तो 40,000 में फिर आपका काम तमाम हो जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है, ठीक है, बहुत ही सीरियस कंडीशन। इतनी प्लेट्स कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी 1,80,000 90,000 इतनी तो आपकी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां आपकी देखने को मिलती हैं, इसमें भी आपकी इतनी कम होती हैं, लेकिन इतनी प्लेटलेट्स कभी नहीं गिरने देना चाहिए। इतनी प्लेटलेट्स यदि गिर जाती हैं तो काफी सीरियस कंडीशन, समझ में आया ना। और इसमें आपका जो डेंगू वायरस होता है, डेंगू वायरस में टाइम कितना मिलता है आपका, 5 से 6 दिन का, 5 से 6 दिन तक आपका इसका प्रकोप रहता है। और 5 से 6 दिन में यदि ट्रीटमेंट नहीं मिला तो व्यक्ति की बिल्कुल अंततः मृत्यु है। समझ में आया ना, ठीक है। इसीलिए यदि डेंगू हो गया है तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। समझ में आया ना। ये हो गया आपका डेंगू वाला हो गया। एक आपका होता है सार्स डिसीज, क्या होती है, सार्स। सार्स आपकी क्या है,
एक तरह की ये भी कोरोना ही है, ठीक है, ये कोरोना वायरस ही आपका है, ये कोरोना, कोरोना वायरस है, ये क्या है, कोरोना वायरस। कोरोना का मतलब क्या होता है? कोरोना मीन्स क्राउन शेप, क्राउन बोले तो आपका मुकुट, मुकुट के आकार का, ये वायरस का शेप देख करके नाम दिया गया है कोरोना। जैसे आपका मुकुट, मुकुट का शेप ऐसे नहीं होता है, ऐसे स्पाइन, स्पाइन से ऐसे आपके निकले होते हैं, ये मुकुट आपका बन गया। तो इस कोरोना वायरस में जब देखे तो ऐसे चारों तरफ आपके ये स्पाइंस जैसे, क्राउन जैसे स्ट्रक्चर देखने के कारण इसका नाम पड़ गया कोरोना। कोरोना आज 19 कोविड जो आया है ये काफी प्रलय लेकर के आया था, इसके पहले भी आपका ये सार्स के नाम से आ चुका है। किसके नाम से? सार्स बीमारी के नाम से। तो ये कोरोना ही था, इसका भी शेप उसी तरह था जैसे अभी कोविड-19 का था। तो यहाँ भी कोरोना वायरस ही नाम दिया गया है। और ये आपका कोरोना वायरस किसको इफेक्टेड करता था? रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही। इसका फुल नाम है सेबरी एक्यूट रेस्पिरेटरी, और आपका क्या होता है? सिस्टम या सिंड्रोम भी हम बोल सकते हैं। समझ में आया ना? सेबरी, एस फॉर सेबरी, ये लिख सकते हो आप, सेबरी, ए फॉर एक्यूट, 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 और रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, और ये आपका सिस्टम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक्यूट आपका, एक्यूट आपका कुछ समय तक के लिए जो रहता है, और जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो व्यक्ति की मृत्यु। कोरोना में भी क्या होता है, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता था। कोरोना में भी आपने देखा है ना कि 10-15 दिन में व्यक्ति आपका जा रहा था। समझ में है ना? तो इसलिए बहुत अधिक लंबे समय तक ना चलने वाला वायरस और कुछ ही समय में निपटा देने वाला वायरस होता है आपका ये। समझ में आ गया ना? तो ये आपका कोरोना, तो पहले जब आपकी मृत्यु हुई है इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, पहले ये छोटे रूप में आया था। लेकिन अभी जो आपका 19 में आया है तो इसी को हम कोरोना 19 या कोविड-19 के नाम से जानने लगे हैं, जिसने काफी अधिक तहलका मचाया है और काफी अधिक हर एरिया को इफेक्टेड किया है इसने। समझ में आया ना? और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इफेक्टेड करता है, और रेस्पिरेशन ही तो सबसे हमारा मेन है, क्योंकि वहीं से तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेटेड हो रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपका अटैक तो सबसे पहले आना है। समझ में ना? देखा है ना, सबसे ज्यादा अटैक से मर रहे थे व्यक्ति। क्यों मर रहे थे? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सार्स वायरस। कितनी डिसीज हो गई वायरस से? 11 हो गई ना? हाँ, और देख लेना, और कुछ कुछ आप देख लेना। एक आपका क्या होता है, जैसे आपने हर्पीज सुना हो, हेपेटाइटिस सुना हो, सुना है ना? ठीक है, कोविड-19 भी उसी के नीचे लिख सकते हो। कोविड-19 ये भी कोरोना वायरस से होता है, ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्टेड करता है, फीवर वगैरह इसमें भी आता है। ठीक है, इसी के नीचे आप लिख सकते हो ऐसे कोविड-19, कोविड-19 यहाँ भी लिख सकते थे, कोविड-19, कोविड-19, और ये भी कोरोना वायरस से ही है। और लक्षण है आपका, ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्टेड करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या करता है? इफेक्टेड करता है। समझ में आया ना? तो यही सार्स के नीचे हो जाए। नेक्स्ट देखना, हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस देखना, हेपेटाइटिस, और एक आप लिख लेना हर्पीज, 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 ये भी वायरस डिसीज, हेपेटाइटिस और हर्पीज। हेपेटाइटिस को देखना, हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस आपका जो बीमारी होता है, हेपेटाइटिस HAV वायरस, तो आपका नाम उसका हेपेटाइटिस के नाम से आपका पड़ा ही है, HAV वायरस। HA मतलब हेपेटाइटिस, V फॉर वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो आपके, यदि हम इसके टाइप देखें तो कई टाइप में आपका ये डिवाइड है। कितने टाइप में डिवाइड है? कई। हेपेटाइटिस से आपका ये हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस आपका D, और हेपेटाइटिस आपका E। इतने पार्ट में आपका डिवाइड है। ठीक है ना? हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, इतने प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस, और सभी आपके किससे होते हैं? हेपेटाइटिस वायरस से होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस से होते हैं। समझ में आया ना? इनमें क्या अंतर है? ये जो आपके डिवाइड हैं, इनमें क्या अंतर है? सबसे डेंजरस आपका जो हेपेटाइटिस है वो है आपका हेपेटाइटिस बी। क्या है? हेपेटाइटिस बी। ये हम लिखते हैं आपका ऐसे, हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपका बी, हेपेटाइटिस कैपिटल से लिखा जाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इतना डेंजरस है कि ये एड्स से भी ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, एड्स से भी ज्यादा डेंजरस हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस ए जो है ये आपका इन्फेक्टुअस में आता है, इन्फेक्टुअस, इन्फेक्टुअस डिसीज है, ये सभी इन्फेक्टुअस है क्योंकि आपके वायरस डिसीज है, ये वायरस से बता रही हूं, तो चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, सभी आपकी, चाहे कोरोना हो, सभी आपकी इन्फेक्टुअस डिसीज में आएंगे। समझ में है ना। हेपेटाइटिस में होता क्या है कि, और इनमें अंतर क्या है ये समझ लीजिए। जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो इनमें सभी में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। हेपेटाइटिस ए का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। इनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है आपका? आरएनए। सी, डी और ई, इनका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका? आरएनए। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। क्या है आपका? डीएनए। इनमें इतना अंतर है। हेपेटाइटिस बी अलग क्यों है? हेपेटाइटिस अधिक संक्रामक क्यों है? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और बाकी हेपेटाइटिस जो आपके ए, सी, डी, ई हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए है। इतना सा अंतर है, ठीक है ना। जो हेपेटाइटिस बी होता है ये आपका बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है। समझ में है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है ना। जैसे एड्स फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, कोई एपर्चर्स यूज करने के लिए, निडल वगैरह, ब्लेड वगैरह, ठीक है, नेल कटर वगैरह, कुछ ये जो एपर्चर्स होते हैं, यदि आपके एक हेपेटाइटिस पर्सन को है, उसने कुछ कट किया, उसका ब्लड आपका वहां लगा और ड्राई भी हो गया, सूख भी गया और आपने ध्यान नहीं दिया, और उसी ब्लेड से लेकर के आपने अपना नेल्स काटा और कहीं यदि कट लग गया और वो ब्लड से ब्लड यदि आपका टच हो गया तो आपको हेपेटाइटिस बी हो गया। समझ में है ना। हेपेटाइटिस बी में भी आपका क्या होता है कि इम्यूनिटी आपकी गिरती है, इम्यूनिटी पावर गिरती है, इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जिसकी वजह से एक साथ कई रोग आ जाते हैं, एक साथ कई रोग आने लगते हैं। जैसे एड्स के लक्षण होते हैं वैसे ही आपके लक्षण इसमें दिखते हैं, और जल्दी दिखते हैं, एड्स से भी जल्दी दिखते हैं इसमें। समझ में है ना। और मेन हेपेटाइटिस में होता क्या है? मेन हेपेटाइटिस में होता पीलिया, ज्वाइंटिस, ज्वाइंटिस के लक्षण देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हेपेटाइटिस वायरस आपका इन्फेक्शन करता है तो ये लीवर में, किसमें करता है? लीवर, लीवर में इन्फेक्शन करता है, ये इफेक्टेड करता है आपका लीवर को, लीवर को ये इन्फेक्शन करता है आपका, इन्फेक्टेड करता है, इन्फेक्टेड करता है किसको? ये लीवर को। और जब लीवर को इन्फेक्टेड करेगा तो आपका, और इसके हेपेटाइटिस वायरस के आने से लीवर में सीक्रेशन किसका बढ़ जाता है आपका? बिलुरुबिन, बिलुरुबिन, बिलुबर्डिन, जो आपके पिगमेंटेड पार्ट है, येलो कलर के हैं, ये इनका निकलना अधिक होने लगता है, नॉर्मल से ये ज्यादा लीवर निकालने लगता है। और जब ये निकालने लगेगा और इसी समय ये वायरस लीवर को क्या कर देता है? इन्फेक्टेड कर देता है। जब इन्फेक्टेड कर देगा तो इस बिलुरुबिन का उपापचय जो होना है, जो मेटाबॉलिज्म, जो तोड़ना, पाचित करना है इस मटेरियल को, तो इस मटेरियल को ये लीवर आपका जब बीमार है तो इस लीवर का ये उपापचय, लीवर जो है इस बिलुरुबिन का उपापचय नहीं कर पाएगा। उपापचय मतलब उसे तोड़ नहीं पाएगा, और जब तोड़ेगा नहीं तो ये बिलुरुबिन निकल करके आपका बॉडी में जमा होने लगता है, ब्लड के साथ आपका कहीं कहीं पर आपका ये क्या होने लगता है? पूरे ब्लड के साथ बॉडी में आपका ये जमा होने लगता है। और जब आपके विभिन्न पार्ट में ये बिलुरुबिन बहुत अधिक मात्रा में जमा होता जाएगा तो बॉडी आपकी कैसी दिखने लगेगी? पीली दिखने लगेगी। क्या दिखने लगेगी? पीली। आंखों से सबसे पहले ये दिखता है, आंखों से और नेल्स से आपका सबसे पहले दिखता है ये पीलिया। सबसे पहले यदि बिलुरुबिन की पिगमेंटेशन आपकी यदि बढ़ती है तो सबसे अधिक आंखें पीली देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये पीलिया का रूप ले लेता है, ज्वाइंटिस का। और यदि लीवर में आपका ज्वाइंटिस आपका हो गया तो ये सबसे डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें व्यक्ति की तत्काल मृत्यु होती है। समझ में है ना। ये लीवर में ज्वाइंटिस कभी नहीं होना चाहिए,
लीवर का जॉइंटिस सबसे डेंजरस होता है, तो इसलिए ये हेपेटाइटिस आपका खतरनाक है। समझ में है ना? लीवर में बिलिरुबिन जमा नहीं होना चाहिए, लीवर से निकलना चाहिए बिलिरुबिन को। यदि बिलिरुबिन वहां जम गया तो लीवर फिर आपका क्या होता है, खराब होने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लीवर को पता है, जिगर कहते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, ठीक है। सबसे पहले पॉइजनस पार्ट को आपका कम पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और जब वो बीमार हो जाएगा तो जहर नहीं भर जाएगा हमारी बॉडी में अंदर। समझ में आ गया ना? चले हम आगे। तो इस तरह से ये मैंने बताया आपको हेपेटाइटिस। हर्पीज देख लीजिए, हर्पीज आपका क्या होता है, हर्पीज आपका, हर्पीज वायरस आपका HSV2, इसे बोलते हैं HSV2 वायरस। ये फैलता है HSV, हर्पीज वायरस कहलाता है HSV2 वायरस से। और इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। हर वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है, कुछ ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। समझ में है ना? तो जहां डीएनए होता है, जैसे यहाँ डीएनए था हेपेटाइटिस बी में, तो इसको आप अलग लिखोगे। समझ में आया ना? जो हर्पीज वायरस होता है ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। हर्पीज वायरस जो होता है, हर्पीज वायरस हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, चाहे मेल का पेनिस पार्ट हो और चाहे फीमेल का वल्वा पार्ट हो, ठीक है ना, जो आपके ओवरी टेस्टिस वाले पार्ट होते हैं, वहां पर बोले तो आउटर पार्ट, आपके जो यूरेथ्रल पार्ट होते हैं, उन पार्ट में ये इन्फेक्शन करता है। वहां पर इन्फेक्शन ऐसे करता है कि वहां पर फफोले आने लगते हैं, जलने के जैसे फफोले आते हैं। कैसे? जैसे आपके अंगूर जामुन से होते ना, इतने बड़े बड़े आपके जलने जैसे आपके फफोले पड़ते हैं। और ये स्टार्ट वहीं से होते हैं, नीचे से आपके ऐसे नीचे से स्टार्ट होंगे और आधे पार्ट में आते हैं, ऐसे आधे पेट तक आपके ऊपर से यहाँ तक आ जाते हैं। पूरे पार्ट में ऐसे नहीं कि आपका यहाँ है तो इधर भी हो जाए, नहीं। इसे हिंदी में अधरंगा डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधरंगा डिसीज। समझ में है ना? तो आधे पार्ट, जेनाइटल पार्ट से लेकर के आपके ऐसे चेस्ट पार्ट तक आपके ये फफोले पड़ते हैं, मेल और फीमेल में। ये वायरल इन्फेक्शन होता है और ये किसी ना किसी वजह से, किसकी वजह से? गंदगी की वजह से। बहुत अधिक सफाई का यदि ध्यान नहीं रखा जाए तो ये गंदगी की वजह से आपका फैलता है। समझ में है ना? और इसमें आपका ये हड्डियों को तोड़ करके फफोले निकलते हैं, हड्डी के अंदर से ये फफोले निकलते हैं। इसलिए ये रोग ठीक भी हो जाए तो भी दर्द आपका, एक बार जिसको हर्पीज हो गया तो वो जब तक रहेगा तब तक आपका दर्द बना रहेगा। खतरनाक है ये। समझ में है ना? ठीक हो जाता है मेडिसिन लेने पर, आपका 1-2 महीने में प्रॉपर ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द कभी नहीं जाता इसका, हर्पीज का। और बहुत अधिक फैलता भी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता भी है। तो यदि कभी किसी को हर्पीज हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति से हमें कैसे सावधानी रखनी है। ठीक है? समझ में आया ना? तो ये हो गया आपका वायरस डिसीज। समझ में आया ना? आगे हम प्रोटोजोअन्स डिसीज बता देते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट का, जल्दी जल्दी 4-5 हैं आपकी। बाकी डिसीज तो और भी बहुत सारी हैं, आप लोग और पढ़ सकते हो, लेकिन इतना जितना मैंने पढ़ाया है उसको छोड़ना नहीं। कल कलर ब्लाइंडिस डिसीज भी छूट गया है। कलर ब्लाइंडिस आप वहां लिख लेना, बोला तो था मैंने लेकिन शायद लिखवाया नहीं है। कलर ब्लाइंडिस जिसमें कलर को आदमी समझ नहीं पाता, खासकर 3 कलर होते हैं आपके, लाल, हरा और नीला। लाल को प्रोटोनोपिया, फिर हम जो हरा होता है उसको ड्यूटेरोनोपिया, और जो नीला होता है वो ट्राइटोनोपिया कहलाता है। समझ में है ना? तो प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया और ट्राइटोनोपिया। वर्णांधता का जो खोज की थी कलर ब्लाइंडनेस की, वो हार्नर वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है? और वर्णांधता में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बस वो बाकी कलर को समझेगा, बस लाल कलर को वो कुछ और दूसरा कहेगा, हरे कलर को वो कुछ और दूसरा कहेगा, प्रॉपर वो कलर विजन नहीं कर पाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये फिजिकल जब आपके होते हैं ना, आप में भी अभी वर्णांधता हो सकती है, आप लोगों को पता नहीं होगा, अभी हम बिल्कुल दिख रहे होंगे, ये भी सब दिख रहा होगा, लेकिन जब फिजिकल टेस्ट होता है तो जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है वहां पर आपका वो फिजिकल टेस्ट में लिखा जाता है, तो अब आपका निकलता है कि आप कलर ब्लाइंडनेस हो, तो वहां फिर हम फेल हो जाते हैं। ऐसे अभी सभी को हो, हमें भी हो सकता है, हमें भी अभी सभी कोई आप लोग दिख सकते हो, लेकिन ये टेस्ट एक स्पेशल टेस्ट होता है मेडिकल वगैरह में, जहां पर आपका वो 3 रंगों को स्पेशली लेकर के आपका आइडेंटिफाई किया जाता है। वहां आपने पहचान लिया तो आपको वो रोग नहीं है, और यदि आपने कंफ्यूजन थोड़ी बहुत किया उन रंगों को
तो आप तुरंत कलर ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। समझ में आया ना। चलिए आगे मैं आपको प्रोटोजोअन्स डिसीज बता रही हूँ। यहाँ पर प्रोटोजोअन्स डिसीज, ये देखना आप, प्रोटोजोअन्स डिसीज हम देखेंगे। ये है आपका प्रोटोजोअन डिसीज। प्रोटोजोअन डिसीज, प्रोटोजोअन डिसीज, प्रोटोजोअन्स डिसीज में जैसे आपका है क्या है, अमीबिएसिस, पेचिस जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेचिस या अमीबिएसिस इसे बोलते हैं, अमीबिएसिस, अमीबिएसिस। किसके द्वारा होता है ये, किस प्रोटोजोअन के द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका। नाम क्या है इसका, एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा, ये ई बना है, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, हिस्टोलाटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका। पेचिस के लक्षण आपको पता है कि पेट में दर्द, मरोड़ और आपका म्यूकस आने लगता है। जो हम बाहर जाते हैं वेस्टेज निकालते हैं तो उसमें म्यूकस, व्हाइट एंड रेड दोनों म्यूकस आपका आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बार बार मरोड़ होती है और हमें दर्द होता है, हम जाते हैं और उसमें से ब्लड रेडपन को लेकर के ब्लड भी आने लगता है, या व्हाइटनेस को लेकर के भी आपका म्यूकस निकलता है। समझ में आया ना। ये प्रदूषित पानी से, खासकर आपका अभी बरसात के समय में ये ज्यादा होता है पेचिस, बरसात के समय में ये ज्यादा आपका देखने को मिलता है। एंट अमीबा हिस्टोलाटिका का इन्फेक्शन जल्दी होता है, ठीक है। आगे देखना आप, स्लीपिंग सिकनेस रोग क्या होता है, एक आपका अफ्रीकन निद्रा रोग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज किसके द्वारा होता है, ये आपकी मक्खी के द्वारा एक होता है, ठीक है। ये सी मक्खी कहलाता है, ये आपकी सी लिखते इसको इसी तरह है, टी साइलेंट रहेगा, ठीक है, सी मक्खी के कारण, ठीक है। सी मक्खी में क्या होता है, ऐसा कौन सा, ये मक्खी तो आपकी आर्थ्रोपोडा में आएगी और मैं कह रही हूँ प्रोटोजोअन डिसीज है, तो ये अभी मैंने आर्थ्रोपोडा नाम लिखा है, जो कैरियर है। ये मक्खी यदि काटती है तो मक्खी की लार में होता है आपका ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, क्या होता है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ये है आपका प्रोटोजोआ। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपका प्रोटोजोआ है। हैंग हो गया क्या, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस आपका ये है प्रोटोजोआ, और ये ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस रहता है इस मक्खी की लार में। जब ये मक्खी काटती है तो हमें स्लीपिंग सिकनेस डिसीज हो जाती है। इसका मतलब है कि निद्रा भरी रहती, 24 घंटे आपको उठने की इच्छा नहीं होती, इतना सोते हो आप कि आप 10 घंटे भी सोओगे तो आपको लगेगा कि अभी और पड़े रहे हैं, ठीक है। तो निद्रा भरी रहती हमेशा। समझ में आया, हैंग कैसे हो गया है, क्लियर, ठीक है। और देखना आप, एक और आपका डायरिया, डायरिया आपका होता है, आपका डायरिया, ठीक है। डायरिया किसके द्वारा होता है, डायरिया किसके द्वारा होता है, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, किसके द्वारा होता है, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, ये आपका कहलाता है जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, ठीक है। जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस के द्वारा होता है डायरिया। डायरिया में आपको पता है कि लूज मोशन, क्या होता है, लूज मोशन, ये लूज मोशन काफी ज्यादा होता है इसमें डायरिया में, दस्त, ठीक है, डायरिया हो गया। और एक काला आजार, ब्लैक फीवर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर या काला आजार, हिंदी में इसी को बोलेंगे हम काला आजार। अधिक बुखार आती है इसमें,
तीव्र बुखार आती है इसके इन्फेक्शन से। ये लेशमानिया डोनोवेनी किसके द्वारा होता है? लेशमानिया डोनोवेनी के द्वारा होता है। लेशमानिया डोनोवेनी, इसमें तीव्र फीवर, काला आजार, ब्लैक फीवर लिखा है, ठीक है। स्किन इतना तेज बुखार होता है कि स्किन नीली सी पड़ने लगती है, समझ में ना, सिर दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सब आपके चालू रहेंगे ब्लैक फीवर में, समझ में ना। तो ये है आपके क्या, प्रोटोजोअन से। यही हम हेलमिंथीस से बताएं हम, तो हेलमिंथीस से आपके कौन से हो जाएंगे देखना, एक दो हैं जिसमें काफी एक इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटेलिस डिसीज। क्या है आपके यहाँ? ये है आपकी हेलमिंथीस से डिसीज, जो आपकी एसके हेलमिंथीस पढ़ा है ना आपने, निमेटोडा, तो आपका एसके हेलमिंथीस ये आपका फाइलम एसके हेलमिंथीस या निमेटोडा से कौन कौन से होते हैं? तो आप एक पढ़ते हो फाइलेरिया, नाम सुना होगा आपने, क्या? फाइलेरिया डिसीज, या इसी को एलिफेंटेलिस, हाथी पांव रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेंटेलिस डिसीज, हाथी पांव रोग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी पांव रोग। तो ये किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया का पैथोजन नेम है जो आपका निमेटोड्स है, वो है आपका बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई या कि मलाई, ठीक है ना। ये आपका होता है बाउचेरिया भी से भी लिख सकते हो, इसकी स्पेलिंग भी से भी मिल सकती है, कहीं पर मैंने डब्लू लिखा है, भी मिल सकती है आपकी। तो बाउचेरिया एक होती है बैंक्रोफ्टाई, टी बना है ये, बैंक्रोफ्टाई या मलाई, ये दोनों आपकी स्पीसीज है, बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई या कि मलाई। इसके द्वारा होता है हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग में भी क्या हो जाता है कि आपका पैर इतना हैवी हो जाता है, जेनाइटल पार्ट से लेकर के स्वेलिंग आती है इसमें भी, जेनाइटल पार्ट से लेकर के ये आपका नीचे तक काफी भारी हो जाता है। क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, दर्द भी होता है इसमें, ठीक है। कभी कभी नीचे से फिंगर आपकी टेढ़ी टेढ़ी सी सूजी हुई आपकी देखने को मिलती। कहीं भी अचानक से सूजन मिले और दर्द हो तो उसे नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, समझ में है ना, दिखवाना चाहिए। तो इस तरह से आपकी ये हो गई आपकी बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई या मलाई, ठीक है। एस्केरिएसिस डिसीज होती है एक, एस्केरिएसिस डिसीज। तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड किसके द्वारा होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। इसमें भी पेट दर्द होता है, पेट दर्द, ऐठन जैसे आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड क्या है? जो आपके मैंने बताया था ना, एस्केरिस चुनूने पड़ जाते हैं जो बच्चे को, तो वही है आपकी एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। ये लुम्ब्रिक्वाइड स्पीसीज है, एस्केरिएसिस डिसीज बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? एस्केरिएसिस। इस तरह से प्रोटोजोन और आपका एसके हेलमिंथीस से हो गया। फंगस से और लिख लो एक दो चार बीमारियां, ठीक है। फंगस से हम चलेंगे। फंगस से कौन कौन सी बीमारियां हैं देखिए। हाँ, फंगस से आपको पता है कि एक तो सबसे पहले अस्थमा। क्या होती है? अस्थमा, सुना है ना अस्थमा, मैंने बताया था रेस्पिरेशन में कि ये फंगस से होता है। किसके द्वारा होता है? एस्कस फ्यूमिगेटस, एस्कस फ्यूमिगेटस। आपका ये एस्कस फ्यूमिगेटस जो है, एफ स्मॉल है ये, फ्यूमिगेटस, एस्कस फ्यूमिगेटस से होता है आपका अस्थमा। ये फ्यूमिगेटस जो आपका है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये ट्रैकिया पार्ट में जा करके बिल्कुल नेट जैसा आपको पता है फंगस बहुत अधिक फैलता है, कभी भी फंगस का इन्फेक्शन हो जाए तो ये जल्दी नहीं जाता है। तो इस तरह से ये ऐसा जाल जैसा आपका ट्रैकिया में बना लेगा जिससे सांस लेने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। सांस कहाँ से अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी जब आपका नेट बन गया है, समझ में है ना। तो ये आपका अस्थमा रोग होता है एस्कस फ्यूमिगेटस से, और ये श्वसन तंत्र को क्या करता है? श्वसन तंत्र में जाल बना लेता है, श्वसन तंत्र में क्या बना लेता है? नेट बना लेता है, जिसकी वजह से सांस लेने में
क्या लेने में, सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, सांस फूलती है, खांसी आती है। और ये अस्थमा चूंकि फंगस है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता भी है, इन्फेक्टुअस डिसीज पढ़ा रहे हैं हम ये, समझ में आ गया ना। रिंग बॉम भी होता है, क्या होता है, रिंग, एक आपका वो भी होता है स्कैबिज, खाज, लिख लीजिए आप पॉइंट पॉइंट डाल करके। एक तो होता है खाज खुजली, स्कैबिज जिसे हम बोलते हैं, एस्कस स्कैबिज, एस्कस स्कैबिज से होता है ये, एस्कस स्पीसीज से ही होता है, एस्कस स्कैबिज से होता है खाज खुजली, या आपका खुजली या खाज इसी को हम बोलते हैं, जो काफी फैलता रहता है। तो ये होता है आपका एस्कस स्कैबिज, एस्कस स्कैबिज से होता है, ठीक है, एस्कस स्कैबिज। आपका एथलीट फुट, आपका जो एथलीट्स के आपकी जो पैरों में दरारें पड़ने लगती हैं तो वो आपका टीनिया पैडिस, टीनिया पैडिस नामक कवक से होता है, टीनिया पैडिस, ठीक है, टीनिया पैडिस, टीनिया पैडिस, ठीक है। ऐसे आपके ये क्या है, फंगस से आपके डिसीजेस हैं जो कि ये इन्फेक्टुअस में श्रेणी में आपके आते हैं। और ऐसी और भी बहुत सारी डिसीज है। एक और आप देखना, मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन का है आपकी बीमारी, ये ब्रेन लिख लीजिए, इसे मेनिंजाइटिस को लिखिए, मेनिंजाइटिस डिसीज जो है, मेनिंजाइटिस डिसीज बैक्टीरिया, वायरस या कि अदर प्रोटोजोन्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपकी मेनिंजाइटिस डिसीज होती है। मेनिंजाइटिस डिसीज कहाँ होती है, ब्रेन की मेम्ब्रेन में, मस्तिष्क का रोग है ये, मस्तिष्क की जो झिल्लियां होती हैं वहां पर जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कर देता है तो उन झिल्लियों में स्वेलिंग आ जाती है, क्या आ जाती है, सूजन आने से आपका सिर दर्द आपका हमेशा बना रहता है, उसी को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। काफी पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस डिसीज किस अंग से संबंधित है, तो मेनिंजाइटिस आपका ब्रेन से संबंधित है। क्लियर, ओके, थैंक यू। ये इस तरह आपकी क्लास होती है कंप्लीट।